नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS एकेडमी पर। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान बोर्ड परीक्षा 2024 को ध्यान में रखते हुए राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद स्कूल शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा तैयार करवाई हुई प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। इस क्वेश्चन बैंक के हमने इससे पहले 8 वीडियो बना दिए थे। उसमें हमने 1 से लेकर 8 चैप्टर तक के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखा था और आज हम 9वां चैप्टर किरण प्रकाश की एवं प्रकाशिकी यंत्र से संबंधित वीडियो लेकर आए हैं। विद्यार्थियों, ये जो प्रश्न बैंक है वो पाठ्य पुस्तकों के अध्ययन के आधार पर तैयार की हुई है। इस कारण से इसकी लाइन टू लाइन आपको याद रखनी है और ये राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा तैयार की हुई है, इसलिए जो सीरीज है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाती है। इसलिए आप इसे अच्छे से तैयार करें, अच्छे से याद करें। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण पर 30 डिग्री पर आपतित होती है तो इस किरण में विचलन होगा। तो देखिए, यहां से ये हमारे पास में कोई दो माध्यमों को अलग करने वाला पृष्ठ है, इसको हम अंतरा पृष्ठ कह रहे हैं और इसके ऊपर ये कोई प्रकाश की किरण आकर टकरा रही है और इस तरीके से वापस परावर्तित होकर जा रही है। अब इस प्रकाश किरण में ये हमारे पास में है अभिलंब, ये हमारे पास में है अभिलंब। ये आपतन कोण यहां पर कहा गया है दर्पण पर 30 डिग्री पर आपतित होती है। ऐसे तो ये तो स्पष्ट नहीं है, 30 डिग्री पर आपतित होती है तो यहां से आप ध्यान दें इसमें कितना विचलन उत्पन्न होगा। तो ये प्रकाश किरण डॉटेड लाइन की तरफ से जानी चाहिए थी बट परावर्तित होकर इधर मुड़ गई है, तो यहां से ये इसके अंदर उत्पन्न होने वाला विचलन है, ये हमें यहां से ज्ञात करना है। तो विद्यार्थियों, यहां से मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये एंगल भी 30 डिग्री होगा, तो ये एंगल हमारे पास में हो जाएगा 180 माइनस 60, तो 120 डिग्री का इसमें विचलन उत्पन्न हो जाएगा। ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी है, तो देखिए समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती अनंत। समतल दर्पण के लिए R का जो मान है वो अनंत होता है। समतल दर्पण के लिए जो वक्रता त्रिज्या है उसको हम कैपिटल R से पुट करते हैं, ये अनंत होती है। और फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या के बीच में जो संबंध है वो हम जानते हैं, F बराबर R/2 होता है, तो F भी यहां से अनंत आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा दर्पण आभासी प्रतिबिंब नहीं बनाता? तो आभासी प्रतिबिंब है, समतल दर्पण के द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो आभासी प्रतिबिंब ही होता है। उत्तल दर्पण में जितने भी प्रतिबिंब बनाते हैं वो आभासी प्रतिबिंब होते हैं। अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस बिंदु तथा ध्रुव के बीच में रखी होती है तब भी आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो सभी आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं।
जितने भी दर्पण है वो आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब होता है, तो ये आभासी प्रतिबिंब होता है। अवतल दर्पण द्वारा जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं वो सारे के सारे आभासी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, तो वो अवतल दर्पण के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। क्लियर। तो देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर आप ध्यान देंगे, ये मैंने एक अवतल दर्पण बनाया है और इसके फोकस बिंदु तथा ध्रुव के बीच में हमने वस्तु AB को रखा है। तो इसके बिंदु A से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर आपस में आगे कहीं पर भी नहीं मिलती है। इनको पीछे बढ़ाने पर ये एक बिंदु A' पर मिलती है। तो यहाँ हमें प्रतिबिंब A' B' प्राप्त होता है, जो कि आभासी वस्तु से बड़ा प्राप्त होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अवतल दर्पण के सामने स्थित किसी वस्तु व इसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच न्यूनतम दूरी होगी। तो यहाँ पर मैंने एक डायग्राम के जरिए समझाया है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी होती है तो उसका जो प्रतिबिंब है वो भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है। तत्पश्चात इसके वस्तु तथा वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की जो डिस्टेंस है वो शून्य होती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जब एक प्रकाश तरंग वायु से पानी में जाती है तो उसका कौन सा निम्न गुण अपरिवर्तित रहता है, तो यहाँ पर अपवर्तन की घटना घटित होती है। और जब कोई प्रकाश किरण अपवर्तित होती है तो उसकी चाल, रंग, तरंगदैर्घ्य ये सब कुछ बदल जाते हैं, लेकिन आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। तो आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक टैंक की तली थोड़ा सा ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। यदि इसमें द्रव भरा हो तो वो अपवर्तन के कारण से दिखाई पड़ती है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर डायग्राम के जरिए देखेंगे कि ये हमारे पास में कोई टैंक है और इस टैंक में कोई द्रव, जैसे आप कंसिडर कर लीजिए कि जल भरा है और यहाँ पर कोई वस्तु और रखी है। तो यहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरण जैसे इसमें से बाहर निकलती है तो यह अभिलंब से दूर हट जाएगी अपवर्तन के कारण से, और हमें ये जो प्रकाश की किरण है वो O की बजाय O' से आती हुई नजर आएगी। इसका मतलब है कि जो बिंदु O होता है वो इतना ऊपर दिखाई पड़ता है। इसका मतलब है ये जो टैंक की तली है वो थोड़ी सी ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। तो ये अपवर्तन की घटना के कारण से ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूर्योदय से ठीक पहले सूर्य के दिखाई देने का कारण क्या है, तो ये भी विद्यार्थियों प्रकाश का अपवर्तन ही है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण सूर्य उदय से ठीक पहले और सूर्यास्त के बाद में भी दिखाई देता है। तो देखिए डायग्राम के जरिए समझेंगे इसे। ये हमारी पृथ्वी है और इसके चारों ओर वायुमंडल मौजूद है और सूर्य क्षैतिज रेखा से ठीक नीचे मौजूद है। ये वास्तविक सूर्य है। सूर्य उदय होने से पहले की स्थिति है, लेकिन यहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरण इस वायुमंडल से अपवर्तित होकर हमारे तक पहुँचती है और हमें ये प्रकाश की किरण यहाँ से आती हुई नजर आती है। तो वास्तविक सूर्य से सूर्य हमें ऊपर दिखाई पड़ता है। सूर्य उदय होने से पहले ही हमें सूर्य दिखाई देने लगता है। तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण से ऐसा होता है। वायुमंडल से प्रकाश का अपवर्तन होता है, तत्पश्चात सूर्य उदय से ठीक पहले और सूर्यास्त के बाद में भी दिखाई देता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है।
तो सभी माध्यमों में प्रकाश का वेग नियत रहता है, ये गलत है। और निर्वात में प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, ये सही है। निर्वात में जो प्रकाश का वेग है वो सही अधिकतम होता है। फिर है कि सभी निर्देश प्रमेयों में प्रकाश का वेग समान होता है, ये भी गलत है। सभी निर्देश प्रमेय प्रकृति के नियम समान रूप से मिलते हैं, तो ऑप्शन बी ही यहां पर सही होने वाला है। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तारों के टिमटिमाने का कारण है, तो तारों के टिमटिमाने का भी कारण प्रकाश का अपवर्तन ही होता है। तारे हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है, उस स्थिति में संभव नहीं है। निर्वात से वायु में प्रवेश करता तो भी संभव नहीं है। वायु से पानी में प्रवेश करता तो भी संभव नहीं है। पानी से वायु में प्रवेश करता तभी संभव है। तो देखिए प्रकाश के परावर्तन के लिए कंडीशन ये है कि जो प्रकाश है वो सघन माध्यम से विरल की ओर चलना चाहिए, सघन से विरल की ओर जाना चाहिए, जाना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता अधिक होती है यदि नेत्रिका की फोकस दूरी होती है। तो देखिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला हमारे पास में होता है m बराबर माइनस में v नॉट अपॉन में u नॉट इंटू d अपॉन में u e। यहां से हम इसको m बराबर माइनस में v नॉट अपॉन u नॉट 1 प्लस d अपॉन में एफ ई पुट कर सकते हैं। क्लियर। तो यहां से एफ ई आवर्धन क्षमता अधिक होती है, यदि एफ ई जितनी कम होगी इसका मान उतना ही ज्यादा आएगा, आवर्धन क्षमता बढ़ेगी। तो फोकस दूरी कम रखी जाती है, नेत्रिका की फोकस दूरी क्या रखी जाती है, कम रखी जाती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूक्ष्मदर्शी वह प्रकाशीय यंत्र है जो वस्तु के द्वारा आंख पर बने कोण को बढ़ा देता है, क्या कर देता है। ये देखिए हमारे पास में ये एक फॉर्मूला है बीटा अपॉन में अल्फा, बीटा अपॉन में अल्फा। तो ये है प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, अल्फा है वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। तो वस्तु के आकार को देखो बढ़ा नहीं सकता, वस्तु को निकट कर देता है, तो वस्तु द्वारा आंख पर बने कोण को कम कर देता है, जिससे आवर्धन क्षमता बढ़ जाती है। क्लियर। तो देखिए सूक्ष्मदर्शी क्या करता है, जो प्रतिबिंब बनता है उसके लिए जो बीटा की वैल्यू है उसको इंक्रीज कर देता है, तो वस्तु के द्वारा आंख पर बने कोण को बढ़ा देता है, जिससे वस्तु है वो थोड़ी बड़ी दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदर्शक द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के द्वारा जो अभिदर्शक है उसके द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक होता है, उल्टा होता है, वस्तु से बड़ा होता है। तो वास्तविक और बड़ा, वास्तविक और बड़ा, तो ऑप्शन बी यहां पर ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि यदि दूरदर्शी को उलटकर अभिदर्शक की ओर से देखा जाता है तो
विद्यार्थियों, कई बार हमें यह लगता है कि यदि दूरदर्शी के अभिदर्शक और नेत्रिका को आपस में बदल दें तो वो सूक्ष्मदर्शी की भांति व्यवहार करेगी। लेकिन यदि हम टेलीस्कोप के अभिदर्शक और नेत्र लेंस को आपस में बदल दें तो ये सूक्ष्मदर्शी की भांति व्यवहार नहीं करेगा, बल्कि वस्तु छोटी दिखाई पड़ेगी। तो यहाँ पर वस्तु छोटी दिखाई पड़ती है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी दूरदर्शी के अभिदर्शक व नेत्र लेंस की फोकस दूरियां क्रमशः 100 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। यदि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता होगी। हमें यहाँ पर एक दूरदर्शी दे रखा है, उसकी अभिदर्शक तथा नेत्र लेंस की फोकस दूरियां दे रखी है। तो अभिदर्शक की फोकस दूरी एफ ओ से हम पुट करेंगे, जो कि हमें 100 सेंटीमीटर दे रखी है। क्लियर। और नेत्रिका नेत्र लेंस जिसकी फोकस दूरी हमें 5 सेंटीमीटर दे रखी है। और किसी दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता एफ ओ अपॉन में एफ ई से लिखी जाती है। तो 100/5 20 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक तरासा हुआ हीरा अधिक चमकता है, इसका कारण है कठोर होना, उच्च अपवर्तनांक होना। देखो, एक तो इसका खुद का गुण है, उच्च अपवर्तनांक के कारण से इसमें प्रकाश का बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता, तत्पश्चात ये अधिक चमकता हुआ नजर आता है। कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस भी यहां पर हम एक एक करके देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखें। परावर्तन के पश्चात प्रकाश का वेग तरंगदैर्घ्य आवर्ती नियत रहती है, परंतु घटती है, परंतु तीव्रता घटती है। तो यहाँ पर पहला जो ऑब्जेक्टिव टाइप फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है, इसमें तीव्रता आएगा। दूसरा देखें इसमें कि यदि प्रकाश किरण किसी सतह पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद यह अपने आपतित पथ पर वापस लौट आती है। सतह पर 90 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। कितने डिग्री के कोण पर? सतह से 90 डिग्री के कोण पर, या यदि हम आपतन कोण कहें तो वो 0 डिग्री हो जाएगा। आपतन कोण 0 डिग्री पर आपतित होती तो परावर्तन के बाद यह अपने आपतित पथ पर वापस लौट जाती है। एक समतल दर्पण क्षैतिज के साथ 30 डिग्री के झुकाव पर है। यदि एक ऊर्ध्वाधर प्रकाश किरण दर्पण से टकराती हो तो दर्पण एवं परावर्तित किरण के बीच कोण कितना होगा? एक बार समझ लीजिए, ये हमारे पास में क्या है, इस तरीके से एक दर्पण है। ऐसे इस तरीके से एक दर्पण है। ये क्षैतिज के साथ में यहां से ये क्षैतिज समझ लीजिए, ठीक है। इसके साथ में ये 30 डिग्री का कोण बना रखा है। ओके, मैं यहां पर एक प्रकाश किरण ले लेता हूं जो कि ऊर्ध्वाधर इस तरीके से आपतित होती है। तो ये यहां से 60 डिग्री का कोण पर आपतित हो रही है। तो ये जब परावर्तित होगी तो ये यहां से भी 60 डिग्री का कोण ही बनाएगी। क्लियर। तो यहां से ये 60 डिग्री का कोण बनाएगी। हमें यहां पर पूछा है तो परावर्तन के बाद यह अपने आपतित कि दर्पण और परावर्तित किरण के बीच का कोण कितना होगा, तो ये 60 डिग्री ही होगा। क्लियर। देखिए यहां पर हमें जो अगला क्वेश्चन है वो दे रखा है 1/v बराबर 1/u। तो यहां ब्रैकेट में क्या आएगा, तो यह आ जाएगा 1/f। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश किरण का
मार्ग से विचलित हो जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अपवर्तनांक माध्यम का वह गुण है जो माध्यम में प्रकाश की चाल निर्धारित करता है। यह एक विद्यार्थियों अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है और विमाहीन राशि है। अदिश और विमाहीन राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ताप बढ़ाने पर माध्यम का अपवर्तनांक, ताप बढ़ाने पर माध्यम का अपवर्तनांक घटता है। माध्यम का अपवर्तनांक घटता है। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। अभिलंब से दूर हट जाती है के कारण हीरा चमकता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। 27 का जो आंसर है वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से हीरा चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। प्रतिबिंब का आकार तथा वस्तु के आकार का अनुपात आवर्धनता कहलाता है। या आवर्धन क्षमता कहलाता है। मोटर वाहनों के पीछे के ट्रैफिक को देखने के लिए चालक किस दर्पण को उपयोग में लेता है? पार्श्व मिरर का प्रयोग करता है और वो पार्श्व दर्पण उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण होता है। इसमें जो प्रतिबिंब है वो सीधा दिखाई पड़ता है, छोटा दिखाई पड़ता है। प्रतिबिंब सीधा, छोटा। और हम ये जानते हैं कि जो सीधे प्रतिबिंब होते हैं वो आभासी होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा उसकी फोकस दूरी के बीच में क्या संबंध होता है? तो F बराबर होता है R/2। ये रिलेशन होता है किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि लेंस की शक्ति, लेंस की शक्ति और फोकस दूरी में संबंध लिखिए। तो लेंस की जो शक्ति है उसको हम P से पुट करते हैं। लेंस की शक्ति या क्षमता P बराबर होता है 1/F। ये इनके बीच में रिलेशन होता है विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल का मान लिखिए। तो निर्वात में प्रकाश की चाल है सर्वाधिक होती है C बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। एग्जैक्ट जो वैल्यू होती है वो 29,97,92,458 मीटर प्रति सेकेंड होती है। लेकिन ये लगभग मान हम पुट करते हैं और मोस्टली यही यूज में आता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी दर्पण के लिए आवर्धन का सूत्र लिखिए। तो देखिए दर्पण के लिए आवर्धन का फॉर्मूला देखिए। M बराबर H' प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे में बिंब की ऊंचाई, फिर बराबर -V/U से लिखते हैं। तो V प्रतिबिंब दूरी और U बिंब दूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पानी से भरे पात्र में रखा अभिलंब सिक्का तली के ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। आवश्यक किरण चित्र बनाइए। तो विद्यार्थियों ये है हमारे पास में जो O आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारे पास में एक सिक्का है
और ये अपवर्तन के कारण से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि दूरदर्शी के लिए आवर्धन का सूत्र लिखिए। तो दूरदर्शी के लिए आवर्धन क्षमता का जो फॉर्मूला है वो देखिए, m बराबर होता है एफ ओ अपॉन में एफ ई। दूरदर्शी की जो आवर्धन क्षमता है वो है अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी तथा नेत्रिका की फोकस दूरी का जो अनुपात है उसी को ही हम दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। देखिए, खगोलीय दूरदर्शी के लिए मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं। खगोलीय दूरदर्शी के लिए ये माइनस में एफ ओ अपॉन में एफ ई, और पार्थिव दूरदर्शी के लिए एफ ओ अपॉन में, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव का थोड़ा सा फर्क रहता है। और वैसे जो इनका व्यापक फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस में एफ ओ अपॉन में एफ ई 1 प्लस एफ ई बट्टे में डी। बट हमारी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें यही फॉर्मूला है, तो आप यही ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो उसके वेग, तरंगदैर्घ्य, आवर्ती पर पड़ने वाले प्रभाव को समझाइए। तो विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वेग घटता है, वेग घटता है। देखिए, हमारे पास में स्नेल का नियम है साइन आई अपॉन में साइन और बराबर n2 अपॉन में n1 बराबर c1 अपॉन में c2 बराबर लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2। तो यहां पर i बड़ा है r छोटा है, तो c1 बड़ा होगा c2 छोटा होगा, लैम्बडा 1 बड़ा होगा लैम्बडा 2 छोटा होगा। तो वेग यहां पर घटता है, तरंगदैर्घ्य घटती है, तरंगदैर्घ्य घटती है। एक और चीज हमें यहां पर पूछी है आवर्ती, तो आवर्ती अपरिवर्तित रहती है विद्यार्थियों। तो आवर्ती अपरिवर्तित रहती है, आवर्ती अपरिवर्तित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दर्पण या लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी नियम लिखिए। देखिए, डायग्राम के जरिए देखेंगे कि ये हमारे पास में यहाँ पर दर्पण या लेंस है और ये हमारी है मुख्य अक्ष, ये हमारी मुख्य अक्ष है। प्रकाश आपतन की दिशा हमने ये एरो के निशान से दिखाई है। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि जो दूरियां है वो यहां से मापी जाएगी, ओ से या पी से मापी जाती है, ध्रुव से मापी जाती है या प्रकाशी के अंदर से मापी जाती है। तो प्रकाश आपतन की दिशा में, प्रकाश के आपतन की दिशा में दूरियों को हम लेंगे धनात्मक, और प्रकाश के आपतन की विपरीत दिशा में, देखिए ये जो मैंने दो एरो के निशान दिखाए हैं, इधर की जो दूरियां होगी उनको हम धनात्मक लेंगे, और प्रकाश के आपतन की विपरीत दिशा में, प्रकाश के आपतन की विपरीत दिशा में यहां पर हम दूरियां लेंगे ऋणात्मक। इसके साथ में जो ऊंचाई नापने के लिए दूरियों को हम यूज में लेते हैं वो मुख्य अक्ष से नापी जाएगी, तो मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर की दूरियों को हम लेंगे धनात्मक। ये जो मैंने दो एरो के निशान यहां पर दिखाए हैं इनमें दूरियां होगी धनात्मक, जबकि मुख्य अक्ष से नीचे की ओर की जो दूरियां होगी वो होगी ऋणात्मक। क्लियर? तो ये वाली जो दूरी है वो ऋणात्मक, ये वाली जो दूरी है वो भी ऋणात्मक। तो ये हमारे पास में चिन्ह परिपाटी के नियम है, आपको स्पष्ट हो जाने चाहिए। फिर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन को परिभाषित कीजिए, आवश्यक शर्तें भी लिखिए। तो देखिए, तो
तो देखिए यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की डेफिनेशन है कि जब कोई प्रकाश की किरण क्रांति कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है तो वो विरल माध्यम में न जाकर सघन माध्यम में पुनः लौट आती, तो इस घटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसके लिए जो आवश्यक शर्तें हैं वो भी देख लीजिए कि प्रकाश की किरण है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जानी चाहिए। दूसरी शर्त है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी का नियम क्या है। अभी हमने लेंस और दर्पण दोनों के लिए देखा था, वही सेम है इनके लिए भी होगा। तो यहां मैंने पुनः पुट कर दिया है, आप इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण का सूत्र लिखिए। तो जो प्रिज्म है उसके लिए विचलन कोण का जो फॉर्मूला है वो देखिए, डेल्टा बराबर म्यू माइनस 1 इंटू ए। ए यहां पर प्रिज्म कोण होता है, प्रिज्म कोण, और म्यू यहां पर प्रिज्म का अपवर्तनांक है, प्रिज्म का अपवर्तनांक। ये हमारे पास में इसका फॉर्मूला आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अवतल दर्पण के लिए बिंब दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v तथा फोकस दूरी के बीच में क्या संबंध होता है। तो दर्पण के लिए 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मरीचिका क्या है। तो मरीचिका एक प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित घटना है। तो देखिए यहां से एक डायग्राम के जरिए इसे समझेंगे कि ये हमारे पास में कोई पेड़ है और ये यहां से चलने वाली जो प्रकाश की किरण है, क्या है, गर्मियों के दिनों में पृथ्वी की सतह की जो वायु है वो गर्म होकर विरल हो जाती है तथा इससे जस्ट ऊपर है वो वायु थोड़ी सघन होती है। तो यहां से चलने वाली जो प्रकाश की किरण है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तित होकर हमारे तक पहुंचती है और हमें ये जो प्रकाश की किरण है वो यहां से आती हुई नजर आती है। तो ये हमें पेड़ भी दिखाई पड़ता है, साथ में एक उल्टा पेड़ भी उसके ठीक नीचे दिखाई पड़ता है, जिस कारण से यहाँ पर खड़े मृग या व्यक्ति को एक आभास होता है कि पेड़ है उसके ठीक नीचे एक उल्टा पेड़ है, और ये तभी पॉसिबल है जब यहाँ पर पानी भरा हुआ होता है। तो ये एक भ्रम यहाँ पर क्रिएट होता है, इसी को ही हम मृग मरीचिका या सिर्फ मरीचिका कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेंस की क्षमता एवं फोकस दूरी में संबंध लिखिए। ये प्रश्न पहले भी आ चुका है, P बराबर 1/f। तो ये फोकस दूरी तथा लेंस की क्षमता में संबंध है विद्यार्थियों। फिर है किसी पदार्थ के क्रांतिक कोण, किसी पदार्थ के क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में क्या संबंध होता है। तो देखिए म्यू बराबर होता है 1/sin IC। तो ये इनके बीच में रिलेशन होता है, इसको हम कोसेक IC से भी पुट कर सकते हैं, ऐसा भी लिखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेंस की क्षमता का SI मात्रक लिखिए। तो लेंस की क्षमता का फॉर्मूला होता है P बराबर 1/f। तो P का मात्रक वही होगा जो 1/f का मात्रक होगा, 1/f का मात्रक। तो यहां से 1/मीटर और इसे हम कहते हैं डायप्टर, डायप्टर कहा जाता है, D से लिखा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकाशीय तंतु क्या है? तो प्रकाशिक तंतु भी एक प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित घटना है। तो देखिए, हमने यहाँ पर प्रकाशिक तंतु को डायग्राम के जरिए समझाया है। ये हमारे पास में एक प्रकाशिक तंतु है। इस प्रकाशिक तंतु के अंदर लोहे की बारीक धागेनुमा संरचनाओं को गूंथकर एक रस्सी बनाई जाती है और उस रस्सी के ऊपर कम अपवर्तनांक वाले पदार्थ की पॉलिश की जाती है। तो ये क्या है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित एक युक्ति बन जाती है जिससे प्रकाशिक संकेतों को लंबी दूरी तक भेजा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए, हमने पुट भी किया है कि प्रकाशिक तंतु एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित युक्ति है। इसके द्वारा प्रकाश संकेतों की इसकी तीव्रता में बिना क्षय हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक टेढ़े मेढ़े मार्ग से स्थानांतरित किया जा सकता है। प्रकाशिक तंतु में कांच और क्वार्ट्ज के बने हुए बहुत सारे तंतु होते हैं। प्रत्येक तंतु में करोड़ तथा इसके चारों ओर एक अधिक अपवर्तनांक वाले पदार्थ की परत चढ़ाई जाती है। मेडिकल उपकरणों में संचार व्यवस्था में इसका उपयोग भी होता है। तो यहाँ पर ये जो बीच वाला पीले कलर का आप हिस्सा देख रहे हैं, ये कांच से बना हुआ क्रोड है और बाहर जो रेड वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये कम अपवर्तनांक वाले पदार्थ की पॉलिश की हुई है। ठीक है। और जब इसमें कोई प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो ये तो अंदर वाला तो हो जाता है सघन माध्यम, बाहर वाला पॉलिश हो जाती है विरल माध्यम। तो ये यहाँ से पूर्ण आंतरिक परावर्तित होकर बार बार इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और प्रकाशिक संकेत हैं वो लंबी दूरी तय करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या है प्रश्न कि एक दूरदर्शी के अभिदर्शक लेंस व नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः 192 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। तो इसकी आवर्धन क्षमता व दोनों लेंसों के बीच की डिस्टेंस ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं, हमें एफ ओ दे रखा है 192 सेंटीमीटर, एफ ई हमें यहां पर दे रखा है 8 सेंटीमीटर। आवर्धन क्षमता की यहां पर बात करते हैं। आवर्धन क्षमता, तो किसी दूरदर्शी की जो आवर्धन क्षमता है उसको हम एफ ओ अपॉन में एफ ई से पुट कर सकते हैं। तो 192 अपॉन 8, तो ये आ जाएगा 24। तो आवर्धन क्षमता हमारे पास में आ गई है 24। फिर है दोनों लेंसों के बीच की दूरी, दोनों लेंसों के बीच की दूरी, उसको हम एल से पुट करते हैं और एफ ओ और एफ ई के मोड के योग के बराबर होती है। तो ये हमारे पास में आ जाएगी 192 प्लस 8, 200 सेंटीमीटर, जिसे हम 2 मीटर भी पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी अभिसारी लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। यदि लेंस की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है तो इसका अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। अभिसारी लेंस है तो इसकी जो वक्रता त्रिज्याएं है वो R1 बराबर प्लस में 15 सेंटीमीटर, R2 बराबर माइनस में, सॉरी ये हमने उल्टा पुट कर दिया है, चलिए दोबारा देखिए। R1 बराबर हमें दे रखा है प्लस में 10 सेंटीमीटर और R2 बराबर हमें दे रखा है 15 सेंटीमीटर, तो ये होगा माइनस में। फोकस दूरी उत्तल लेंस है तो प्लस में लेकर चलेंगे, ये हमें 12 सेंटीमीटर दे रखी है। लेंस निर्माताओं के सूत्र का यहां पर हम प्रयोग करेंगे, 1/f बराबर n/1 - 1 इंटू 1/R1 - 1/R2। क्लियर?
तो वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देते हैं 1/12 बराबर n21 माइनस 1, 1/10 माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर प्लस 1/15। तो 1/12 बराबर n21 माइनस 1, और यहाँ से ये हमारे पास में आ गया 30, 2 + 1, 1/12 बराबर n21 माइनस 1, 3/30, तो 1/10 आ गया हमारे पास में। क्लियर? तो यहां से आप देखेंगे 10/12 बराबर अपने पास में आ चुका है n21 माइनस 1, और यहां से n21 बराबर आ गया है 1 + 10/12 है, तो यह आ गया अपने पास में 22/12 n21 का मान आ चुका है। तो ये 1.83 के समथिंग आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक अभिसारी लेंस की वायु में फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर, यदि इसको जल में डुबो दिया जाए तो लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी? तो देखिए वायु में जो फोकस दूरी है वो है 25 सेंटीमीटर। तो 1/f बराबर n GA माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2। तो यहां से ये अपने पास में आ गया 1/25 बराबर n G माइनस 1। जी यहाँ पर ग्लास का अपवर्तनांक है, कांच का अपवर्तनांक है जिससे लेंस बना हुआ है। फिर जल में यदि इसको हम डुबो दें तो 1/f W, हमें वाटर में इसकी फोकस दूरी ज्ञात करनी है। अब की बार जो प्रकाश किरण है वो W से G में जा रही है। क्लियर? यहां से हम इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 2, इसे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो समीकरण 1/2 से 1 के अंदर हम 2 का भाग लगा दें तो 1/25 भाग 1/FW बराबर ये हमारे पास में आ जाएगा NG माइनस 1 अपॉन NGW माइनस 1। तो FW बट्टे में 25 बराबर, यहाँ पर देखिए NG ग्लास का जो पूर्णांक है वो है 3/2, NGW तो यहाँ से NG की जो वैल्यू है वो हमारे पास में है ग्लास का पूर्णांक 3/2 और W तो ये है 4/3 माइनस 1। तो यहाँ से ये आ गया अपने पास में 1/2 और 9/8 माइनस 1, तो ये 1/8, तो ये यहाँ से आ गया 4। क्लियर? तो 4, तो FW बराबर आ गया 4 × 25, 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी हो जाएगी। क्लियर? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उत्तल लेंस की फोकस दूरी 24 सेंटीमीटर है, कांच का पूर्णांक 3/2। लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं समान हो तो वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हमें इस क्वेश्चन के अंदर F का जो मान है वो प्लस में 24 सेंटीमीटर दे रखा है और जो अपवर्तनांक है वो हमें 3/2 दे रखा है। R1 हमें प्लस में R, R2 हमें माइनस में R दे रखा है। तो हमें इस R की ही वैल्यू ज्ञात करनी है। दोनों वक्र पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं सेम हमें बता रखी है। तो हम लेंस निर्माताओं के सूत्र का प्रयोग करेंगे। लेंस मेकर फॉर्मूला हमारे पास में है 1/f बराबर n21 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। वैल्यू पुट कर दीजिए तो 1/24 बराबर n21 3/2 माइनस 1 1/r माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो यहां से देखिए 1/24 बराबर 3/2 में से 1 निकालेंगे तो 1/2
2, 2/r, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और r बराबर हमारे पास में आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो r का मान 24 सेंटीमीटर हमारे पास में होगा। तो r1 बराबर प्लस में 24 सेंटीमीटर और r2 बराबर आ जाएगा माइनस में 24 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक बिंब उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। यदि लेंस द्वारा 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमें उत्तल लेंस दे रखा है, U का मान हमें दे रखा है 20 सेंटीमीटर। इसके अलावा M का मान हमें दे रखा है 3 और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए इसकी वैल्यू हो जाएगी -3। F की वैल्यू हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो M बराबर होता है V बट्टे में U। तो यहाँ से V बराबर आ जाएगा M इंटू U। M का मान हमारे पास में है -3, U का मान हमारे पास में है -20। तो V का मान हमें मिल चुका है प्लस में 60 सेंटीमीटर। यदि अपने पास में U है, V है, तो हम F की वैल्यू भी ज्ञात कर सकते हैं। लेंस उत्तर 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। वैल्यू पुट कर दीजिए। V का मान हमारे पास में 60, U का मान -20, तो माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर प्लस। 60 इसका एलसीएम आ गया, तो 4/60, 1/15। तो F बराबर आ गया है 15 सेंटीमीटर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कांच के उभयोत्तल लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है, तो कांच का अपवर्तनांक 1.5, तो फोकस दूरी क्या होगी? उभयोत्तल लेंस है तो R1 बराबर प्लस में 10 सेंटीमीटर, R2 बराबर माइनस में 20 सेंटीमीटर, N21 का मान 1.5। फोकस दूरी हमें यहाँ पर पूछी गई है। तो 1/F बराबर N21 माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। तो 1/F 1.5 माइनस 1, 1/10 माइनस 1/20, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0.5। एलसीएम हमारे पास में 20, 2 + 1, तो 0.5 गुणा 3/20। ये अपने पास में F बराबर आ गया है 20/0.5 गुणा 3। पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 ऊपर लगा देंगे, तो 5 गुणा 3, 5 का भाग लगाएंगे तो 40/3, 13.33 सेंटीमीटर आ जाएगा। फिर देखिए कुछ क्वेश्चंस और देख लीजिए जो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन को परिभाषित कीजिए, इसकी 2 शर्तें लिखिए, आवश्यक कार्य भी बताइए। तो ये हमने आपको समझा दिया था। अवतल दर्पण का निचला आधा परावर्तक तल किसी अपारदर्शी पदार्थ से ढक दें तो दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तीव्रता आधी हो जाएगी। क्लियर। अपवर्ती दूरदर्शक की तुलना में परावर्ती दूरदर्शी श्रेष्ठ क्यों है? 2 कारण लिखिए। तो देखिए इसमें 2 कारण होते हैं। एक तो वर्ण विपतन, वर्ण का मतलब होता है रंग। तो यहां पर जो अपवर्ती दूरदर्शी है उससे रंगीन प्रतिबिंब बनता है, जबकि परावर्ती दूरदर्शी से रंगीन प्रतिबिंब नहीं बनता। एक गोलीय विपतन की जो लेंस होता है उसकी गोलाई अलग अलग जगह से अलग अलग होती है, तो प्रकाश द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई भी भिन्न भिन्न होती है। तो अपवर्ती दूरदर्शी में पथ की लंबाई भिन्न भिन्न होने की वजह से जो प्रतिबिंब है वो स्पष्ट नहीं बनता, जबकि परावर्ती दूरदर्शी में ऐसा नहीं होता।
क्लियर। एक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 8 है। जब इसे समांतर किरणों के लिए समंजित किया जाता है तो नेत्रिका और अभिदर्शक के बीच की दूरी 18 सेंटीमीटर है। तो दोनों लेंसों के बीच की फोकस दूरियां ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को भी आप यहाँ पर देख लीजिए। m का मान हमें 8 दे रखा है, जबकि FO और FE दोनों का जो योग है वो 18 सेंटीमीटर दे रखा है, और ये खुद FO बट्टे में FE होता है। तो FO है वो 8 FE के बराबर होगा। तो FO की जगह में 8 FE रख देता हूं, तो ये हमारे पास में आ जाएगा। FE की वैल्यू अपने पास में आ गई है 2 सेंटीमीटर। FO आ जाएगा अपने पास में 16 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि एक उत्तल लेंस जिसकी वक्र त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है। तो ये हमने आपको क्वेश्चन को समझा दिया है। लेंस को यदि दो समान ऊर्ध्वाधर भागों में बांट दिया जाए तो देखिए विद्यार्थी, उस कंडीशन में R1 बराबर तो आप 24 सेंटीमीटर ही लेंगे और R2 बराबर अनंत लेकर चलेंगे। कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम में निबंधात्मक प्रश्न में पूछे जा सकते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के मध्य क्या संबंध होता है, इसको प्रूफ करवाया है। तो F बराबर R/2 वाला रिलेशन निकालना है। एक है दर्पण समीकरण आपको फाइंड आउट करना है। लेंस की शक्ति को परिभाषित करना है। U, V और R के मध्य रिलेशन स्थापित करना है। तो इसका जो रिलेशन है वो हमारे पास में N2 बट्टे में V माइनस N1 बट्टे में U बराबर N2 माइनस N1 बट्टे में R। इसके अलावा लेंस मेकर फॉर्मूला आपको ज्ञात करवा सकते हैं, ये काफी महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों। प्रिज्म द्वारा आपतन और विचलन कोण के बीच में ग्राफ और न्यूनतम विचलन कोण के मध्य जो संबंध है, प्रिज्म का अपवर्तन का फॉर्मूला। सरल सूक्ष्मदर्शी दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी भी काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ से वैसे जो बड़े क्वेश्चन है वो इसमें दे रखे हैं, मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ। देखिए मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पर आपके सामने रख देता हूँ। तो इस चैप्टर में से जो सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो है लेंस निर्माताओं का सूत्र, लेंस मेकर फॉर्मूला। दूसरा इसमें जो महत्वपूर्ण टॉपिक हमारे पास में आता है वो है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का डायग्राम आपको आना चाहिए, साथ में इसकी आवर्धन क्षमता का भी फॉर्मूला आपको आना चाहिए। तीसरा हमारे पास में टॉपिक है प्रिज्म द्वारा अपवर्तन। प्रिज्म द्वारा अपवर्तन, तो प्रिज्म द्वारा अपवर्तन का जो टॉपिक है वो भी एक अच्छा टॉपिक है, इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक हमारे पास में है दर्पण सूत्र, या जिसे हम दर्पण समीकरण भी कहते हैं, और अंतिम है दूरदर्शी, और उसमें से भी अपवर्ती दूरदर्शी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इन 5 टॉपिक में से आपको एक टॉपिक अवश्य पूछ लिया जाएगा। जो 19वां 20वां जो प्रश्न होगा, 20वां प्रश्न होगा, क्वेश्चन नंबर 20 से होगा, 4 अंक का होगा। उनमें से एक पार्ट तो 2 अंक का इनमें से पूछा जाएगा, और साथ में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी होगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो अभी हमने इस वीडियो में देखे हैं उनमें से ही पूछे जाने की एक प्रबल संभावना है। तो आप इन टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लें, ढंग से तैयार कर लें। तो विद्यार्थियों, ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक समझे जाने। नेक्स्ट वीडियो में हम वेव ऑप्टिक्स से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर लौटेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।